नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कविंद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सिख संगठनों के आह्वान पर पंजाब बंद का व्यापक असर, स्कूल कॉलेज बाजारों में पसरा सन्नाटा। फरीदकोट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश। सहिष्णुता के आदर्शों को हकीकत में बदले भारत, धार्मिक सहिष्णुता पर अमेरिकी रिपोर्ट। कहा, हिंसा से कारगर तरीके से निपटने में प्रशासन नाकाम। पुरस्कार लौटाने पर वित्त मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने लगाया संवेदनहीन होने का आरोप। पश्चिम बंगाल के 90 साहित्यकारों की राष्ट्रपति से दखल की मांग। दूसरे दौर के बिहार चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। कल सुबह 8 बजे से 32 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से होगी मतदान केंद्रों की निगरानी। महाराष्ट्र में फिर से खुलेंगे डांस बार। प्रतिबंध लगाने वाले कानून सुप्रीम कोर्ट में रद्द। कहा, अश्लीलता से निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिकी की अंदरूनी रिपोर्ट करार दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भारत में धार्मिक असहिष्णुता की कई घटनाएं सामने आई। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में कम होती धार्मिक सहिष्णुता पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत में धर्म के आधार पर हत्या, गिरफ्तारी, दंगे और धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें 26 मई 2014 तक यूपीए का शासन भी शामिल है। The message at the heart of this report is that countries benefit when their citizens fully enjoy the rights to which they are entitled. अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी राजदूत डेविड सेपस्टीन ने पीटीआई से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता पर जोर दिया था। हम इसे देश भर में हकीकत में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार को प्रोत्साहित करेंगे। उधर विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका की अंदरूनी रिपोर्ट बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय संस्थाएं इन मसलों का निपटारा करने में सक्षम हैं। सबको समान अधिकार प्राप्त हैं उस संविधान के अनुसार, और यदि उनका कोई दुरुपयोग होता भी है तो हमारी आंतरिक प्रक्रिया हैं, जैसे कि हमारे न्यायपालिका है, हमारी प्रेस है, हमारी एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिनके द्वारा उनका निवारण किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अमेरिका ने इन्हें दुनिया के कई इलाकों में हिंसा फैलाने का जिम्मेदार माना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस रिपोर्ट और इसके मसलों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में जनसत्ता के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी। ओम जी, स्वागत है आपका। कुछ लोग इस रिपोर्ट को, मैं कहूँ कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय नकार रहा है कि अमेरिका की आंतरिक रिपोर्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती भारत के में आंतरिक दखल की एक कोशिश के तौर पर है। आपका नज़रिया क्या है इस रिपोर्ट को लेकर? वैसे तो अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि वो हमारे मामलों में दखल दे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका के उपदेश की हमको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो खामी हमारे यहाँ है ही, ताकि जिसकी वजह से पहले भी जो है बराक ओबामा, जो मोदी जी के उनका कहना है उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने यहाँ आके ज्ञान दिया, जो अपने आप में बड़ी चुभने वाली बात थी। और अब जो है उनकी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का संज्ञान हम लोगों को लेना पड़ा। ये तो इससे जाहिर है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, वरना जरूरत नहीं थी। हम लोग उसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा है कि वो हमको प्रोत्साहित करेंगे। अब ये जो चीज़ है, हम मान लें कि इसकी ज़रूरत नहीं है और जो भी बयान दिया गया है हम अपना काम कर लेंगे जो हमको करना है। पर दुर्भाग्य से जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और इसमें कांग्रेस का शासन भी शरीक हो गया है, क्योंकि उस वक्त भी दंगे जो हैं होते रहे, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ बहुत ख़राब हुई हैं। और अगर आप देखें तो घर वापसी के किस्से से लेकर के, और उसके बाद दादरी और गुलाम अली और कुलकर्णी, और अब जो लेखकों का जो आंदोलन है, तो सारी दुनिया में मतलब भारत को खबरों में इतनी तवज्जो मेरे ख्याल में जो पिछले एक साल में मिली है, पहले कभी नहीं मिलती थी। नेगेटिव खबरों तो मुंह काला किए हुए एक व्यक्ति का चेहरा अखबारों में पहले पन्ने पर छप रहा है, तो उससे जाहिर होता है। और अमेरिका चूंकि
आजकल भारत से सद्भाव रखता है, तो अब उन्होंने कहा कि वो हमको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में भारतवासी के लिए ये सुनना कि अमेरिका आपको समझाएगा, प्रोत्साहित करेगा, ये कुल मिला करके हम कुछ कहें, करें न करें, लेकिन सारी दुनिया में ये बात पहुँचेगी और इससे हमको नीचे तो देखना पड़ता है। भारत के बारे में एक आम राय दुनिया भर में यही है, धार्मिक सहिष्णुता को लेकर, एकता को लेकर। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं हुई जब प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल होता है, और इसी दरमियान इस रिपोर्ट का आना आप किस तरीके से देखते हैं, और कितनी मुश्किल घड़ी एक देश की उस सरकार के लिए जो पहली बार सत्ता में है, मैं कहूँ कि स्पष्ट बहुमत के साथ में, और जिसका नारा था सबका साथ सबका विकास। देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जब वो अमेरिका गए थे और फेसबुक की दीवार पर उन्होंने अपने हाथ से लिखा अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा में जो भरोसा उन्होंने वहाँ जाहिर किया, लौट करके ये अपेक्षा थी, क्योंकि उनके लौटते ही दादरी वाला कांड हुआ और जिस तरह से एक मुसलमान को एक शक के बिना पे मारा गया, वो आप जानते हैं कि सारी दुनिया में उसकी बड़ी खबर बनी और सारे देश में भी जो है, शायद बचाव के लिए अक्सर जब संघ या भाजपा के लोग आते हैं, इसमें कोई बचाव जैसी बात नहीं थी, सिवाय ये कि शायद शुरू में कुछ दिनों तक ये कहते रहे शायद ये तो आपसी मामला है या ये उत्तर प्रदेश का मामला है। सवाल इसका नहीं है, सवाल एक मानसिकता का है, एक विचारधारा का है, और वो विचारधारा जहाँ से निकलती है, केंद्र सरकार में उसका शासन है। तो मोदी जी जो हैं, अगर वो एक साफ संदेश आते इस बात का जो वहाँ दे करके आए थे, अगर यहाँ भी दे दिया जाता, और जिस तरीके से हर गली मोहल्ले पे, चौराहे पे स्वच्छता अभियान के होर्डिंग लगे हैं, अगर एक होर्डिंग उनके उन हस्ताक्षर वाला जो अमेरिका में लगा था गली गली में चला जाता और एक संदेश वो कहते कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो काफ़ी कुछ लोग तो उनके विचार के हैं, तो एक संदेश साफ जाता और शायद उन चीज़ों पे काबू होता। मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने बहुत देरी की, अब वो बोलने लगे हैं। लेखकों के मामले में भी उन्होंने कल कहा है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि ये स्टेट का मामला है वगैरह, ये तो वही चीज़ें जो उनके मंत्री पहले से बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री के स्तर पर बहुत साफ साफ संदेश, अगर सचमुच अहिंसा में उनका विश्वास जागृत हुआ है तो उनको ये संदेश देना चाहिए, क्योंकि वो जो काडर है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों का भी जो सद्भाव है वो कोई अहिंसा में अब तक जाहिर नहीं हुआ है। मोदी जी का हुआ है, तो मोदी जी उनको साफ संदेश दें कि किसी भी सूरत में मेरी सरकार हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे ख्याल में उसका असर पड़ेगा, अमेरिका का नहीं पड़ेगा। जिस तरीके का फेडरल सिस्टम भारत में है और तमाम मसलों पर, मैं कहूँ कि ख़ासतौर पर सुरक्षा का मसला हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, राज्यों के अपने अधिकार हैं और राज्यों की अपनी सीमाएं भी हैं, ऐसे में केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से कितनी जिम्मेदारी बनती है और किस तरीके के रोल की उम्मीद इस सिस्टम में दिखती है जहाँ पर उसके हाथ, या मैं कहूँ कि सीमित संसाधन की जब बात करते हैं सरकारें? देखिए, सुरक्षा और इन सब मामलों में तो केंद्र की ही बात होती है, लेकिन ये जो अभी मौजूदा विवाद हैं, इसमें बच निकलने की चेष्टा ये कह के हो रही है कि अगर कलबुर्गी का मामला है तो वो तो कर्नाटक का मामला था, दादरी का मामला है उत्तर प्रदेश का था। ऐसा नहीं है, ये राज्य का मामला है ही नहीं, ये एक विचारधारा का मामला है जिसकी वजह से खून खराबा हो रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, लोगों में डर व्याप्त हो रहा है, और लिखने वाले लोग जो हैं वो या तो लिखना बंद कर रहे हैं। आपको मुरुगन का मामला याद होगा। इस ढंग से अगर कोई लेखक कहे कि मैं जो है वो मर गया हूँ, मैं लिखता नहीं, और मैं अपनी सारी जो चीज़ें वो जला दे, और उसके बाद लिखने वाले 3 लोग एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिए जाएं, तो आप मान के चलिए ऐसा पहले मेरे ख्याल मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी बड़ी तादाद में लेखकों में इतनी हिम्मत जाहिर हुई हो। इमरजेंसी में बिल्कुल दबू लेखक निकले थे, लेकिन इस माहौल में लोग उठ खड़े हुए हैं और लोग गांधी जी को याद कर रहे हैं, टैगोर को याद कर रहे हैं, जिन्होंने उस जमाने में अपने तमगे लौटाए थे, और आज जब लेखक लौटा रहे हैं तो इस व्यथा को समझना चाहिए, बजाय उन पर दोबारा हमला करने के कि वो तो मीडियोकर हैं, ये तो फायदे पहले क्यों नहीं बोले थे वगैरह। अगर है ऐसा कि उन लोगों में रोष है, तो मेरे ख्याल में छवि जो है उसकी चिंता की वो करें न करें, लेकिन कम से कम इससे और परिवेश खराब होगा, और लेखक जो समाज को जगाता है, अगर वही व्यक्ति आज जो है अपने आप को मायूस पाता है, तो बाकी समाज का क्या हाल होगा, इसका अंदाज लगाने की जरूरत है। जी ओमथानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। आजादी के बाद
कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है जिसमें इस मामले को बनाया गया संकट और कागजी बगावत बताया था। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के पोस्ट पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अरुण जेटली के बयान को संवेदनहीन करार दिया है। भारत के वित्त मंत्री ने कल जो कहा है वो निंदनीय है। वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार केवल अपनी विचार और सोच थोपने पर आमादा है और सरकार किसी दूसरे विचार, दूसरे दृष्टिकोण को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे दलों ने भी अरुण जेटली के बयान की निंदा की है। ये सरकार और इस पार्टी के लिए अलार्म है। इसे हल्का करके ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय कि सरकार संवेदनशीलता के साथ उसको नोट करके उचित जवाब दे या उचित रिस्पांस दे, अरुण जेटली जी जो इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उस घाव में और नमक डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। हम उनकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर चुनाव हारी हुई पार्टी के सम्मान में वो खड़े होंगे और आनंद शर्मा बोलेंगे तो और ये स्पष्ट होगा कि ये कांग्रेस प्रायोजित है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को गढ़ी हुई क्रांति और अन्य साधनों से राजनीति नाम से फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने लेखकों की ओर से पुरस्कार लौटाने के सिलसिले को एक गढ़ा गया संकट करार दिया था। वित्त मंत्री ने साहित्यकारों के कदम को केंद्र सरकार को निशाना बनाने और पुरस्कार लौटाने के समय पर भी सवाल उठाया है। विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के 90 से ज्यादा लेखकों ने दादरी हिंसा और लेखकों पर हमलों के मसले पर राष्ट्रपति से दखल की अपील की है। इधर साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। नंद भारद्वाज समेत 6 और साहित्यकारों ने अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। सांप्रदायिक घटनाओं, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों पर हाल में हुए हमलों के विरोध में साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। अंग्रेजी के कवि KKN दारूवाला, राजस्थानी लेखक नंद भारद्वाज, कन्नड़ लेखक K वीरभद्रप्पा ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। There is a spate. I mean, people are returning Padma Shris, so surely the state should also wake up that people are resenting what is happening around. लेखक इस प्रक्रिया में शिकार हुए हैं और उनकी आज़ादी पर हमें खतरा लग रहा है। इसी को मैंने ध्यान में रखा है, इसी को और लोगों ने भी ध्यान में रखा है और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमने ये अवार्ड इसलिए लौटाया है कि इसको रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं कुछ साहित्यकार देश के मौजूदा हालात से चिंतित जरूर हैं, लेकिन वो पुरस्कार लौटाने को विरोध का सही तरीका नहीं मानते हैं। ये देने वाले का अपमान है जिसने आपको इस योग्य माना कि आप साहित्यकार हैं, आप देश के आम जन के पक्षधर हैं, आपकी प्रतिबद्धता अपने देश के इंसान के साथ है, तो आप ऐसा साहित्य रचिए ना। क्या आप चुक गए हैं? क्या आपके पास शब्द नहीं बचे हैं? क्या आपका साहित्य बुझ गया है? क्या आप अपने लेखन से विरोध नहीं कर रहे? ये बात मेरे जहन में कई बार आती है। अब तक 29 से ज्यादा कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी और राजेश जोशी का नाम शामिल है। साहित्य अकादमी ने मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में दूसरे दौर के लिए कल मतदान होगा। 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। नक्सलग्रस्त होने के चलते ये दौर बेहद चुनौतियों भरा है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी की है।
दूसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों को संबंधित बूथ पर रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरा दौर इसलिए अहम है क्योंकि इस दौर में आने वाले कुछ इलाके नक्सलग्रस्त माने जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को हर बूथ पर, हर रोड पर, आसपास के एरिया में एरिया डोमिनेशन के लिए लगाया गया है। काफी समय से तैयारियां चल रही है। सब पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया है अपने अपने इलाके में। एरिया डोमिनेशन अभी भी चल रहा है। वोटर्स का कॉन्फिडेंस के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्चेस करवाई हैं और लगातार डीमाइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। एंटी नक्सल, एंटी क्रिमिनल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि हिंसा मुक्त चुनाव हो। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हर पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे, जबकि पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड शिकायतों पर पैनी नजर रखेगा। आंकड़ों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की 993 कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें 55,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 31 पर्यवेक्षक गश्त पर तैनात रहेंगे, 6 पर्यवेक्षक पोलिंग बूथ पर डटे रहेंगे, जबकि 10 पर्यवेक्षक खर्च पर निगाह रखेंगे। दूसरे दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जो तमाम जो अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है, किस तरह से उन्हें ऐसे जो संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर अतिरिक्त चौकसी बरतनी है। और ये सारी तैयारियां इसलिए है कि इस दौर में जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा आगे बढ़े। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गया। उधर चुनाव आयोग ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को एक नोटिस जारी किया है। उन पर चुनावी रैली में मतदाताओं को धार्मिक आधार पर प्रभावित करने का आरोप है। उन्हें 17 अक्टूबर तक जवाब देना है। वहीं दूसरी ओर आयोग ने लालू यादव को अपने बयानों पर संयम बरतने की सलाह भी दी है। और बात पंजाब की, जहां पर आज बंद का व्यापक असर रहा। अमृतसर समेत राज्य के दूसरे शहरों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस बीच मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बंद दुकानें, सूनी सड़कें। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को कुछ यूं ही मंजर रहा। बंद का राज्य में व्यापक असर देखने को मिला। भटिंडा, अमृतसर, फरीदकोट, मोगा में सड़कों पर पुलिस के अलावा कोई नजर नहीं आया। फरीदकोट, मोगा, मनसा, भटिंडा और संगरूर में बंद को देखते हुए भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर सिख संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ करे। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सरकार ने फरीदकोट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने इसके दोषियों की सूचना देने वाले को 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। दोषियों का पता लगाने के लिए एडीजीपी अपराध IPS सहोता के नेतृत्व में एक SIT गठित करने का निर्देश भी दिया है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, बहुत ही निंदनयोग और मतभागा है। इस मुख रखते हैं। फरीदकोट के बेहबल कला गांव में बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। फरीदकोट से शुरू हुआ ये प्रदर्शन जल्द ही दूसरे जिलों में फैल गया, जिसमें 75 से ज्यादा लोग घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि डांस के नाम पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 1 साल से बंद पड़े डांस बार अब फिर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में संशोधन को रद्द कर दिया। इसी संशोधन के जरिए डांस बार पर रोक लगाई गई थी। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस पाबंदी के खिलाफ याचिका दी थी, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और उस पिटीशन पे हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब
पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। महाराष्ट्र में 2005 में सबसे पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगा था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया था। जून 2014 में पुलिस एक्ट में बदलाव कर फिर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब भी पाबंदी के पक्ष में हैं। राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। अदालत का यह आदेश अंतरिम है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। विपिन चौहान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और योजनाओं के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दे दी है, जिनमें मनरेगा, सभी तरह की पेंशन योजना, जनधन योजना और ईपीएफ शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आधार का उपयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक ही है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। पहले कोर्ट ने पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी थी। डीजल के दाम में 95 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल 45 रुपये 90 पैसे का मिलेगा। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। इस महीने डीजल की कीमत में ये दूसरी बढ़ोतरी है। 1 अक्टूबर को भी डीजल 50 पैसे महंगा हुआ था। पेट्रोल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इनकी 4 नावें भी जब्त की गई हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गुजरात के जखाऊ तट के पास इन पर गोलियां चलाईं। इनमें एक मछुआरा घायल हुआ। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के पास हुई। मछुआरों ने बताया है कि पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जवान नावों पर आए और मछुआरों पर फायरिंग की। इसके बाद मछुआरों को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया। 1 महीने में गोलीबारी की दूसरी घटना है। 18 सितंबर को फायरिंग में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी। भारत, अमेरिका और जापान ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मालाबार 2015 नौसैनिक अभ्यास को जरूरी बताया। वाइस एडमिरल BK वर्मा ने कहा कि इससे तीनों देशों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। जापान इस अभ्यास में चौथी बार हिस्सा ले रहा है। भारत और अमेरिका की नौसेना 1992 से यह अभ्यास कर रही है। तीनों देशों ने कहा कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में परिवहन की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेन्नई के पास समुद्र में ये अभ्यास 19 अक्टूबर तक चलेगा। On 16th, the ships will sail out and get on with the operational phase. Again, it's going to be packed. We have submarine to submarine exercises. We have anti-submarine warfare. We have surface shoots, air defense exercises, VBSS, which is visit, board, search and seizure drills. मधेशियों के आंदोलन और वाहनों की आवाजाही में गतिरोध को दूर करने के मकसद से नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा 17 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। 2 दिन के इस दौरे के दौरान वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर नेपाल में जारी मौजूदा संकट को खत्म करने के अलावा कई दूसरे मसलों पर भी चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दी। नई सरकार के गठन के बाद ये नेपाल के किसी भी मंत्री की पहली विदेश यात्रा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आज खनन विस्फोट से हुए धमाके में 7 लोग मारे गए, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वारदात जिले के ओबरा शहर में हुई। आशंका है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सेना ने खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया था। जवानों को देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रोक लगा रखी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रखने को कहा है। रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में ये मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने पर राज्य को वित्तीय नुकसान होगा। स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में विशेष अदालत ने पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष समेत 3 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई के आरोप पत्र को नकार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ झूठी चार्जशीट दाखिल की गई है। आंध्र प्रदेश में माओवादियों ने तेलुगु देशम पार्टी के 3 स्थानीय नेताओं को रिहा कर दिया। इनकी रिहाई बीती रात हुई।
माओवादियों ने नेताओं को 5 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में बंधक बनाया था। भूलवश सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंची भारतीय नागरिक गीता जल्दी ही भारत लौटेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। बोलने और सुनने में असमर्थ गीता 12 साल से पाकिस्तान में हैं। पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 84वें जन्मदिन पर महाराष्ट्र के स्कूलों में नो बैग डे मनाया गया। इस दौरान बच्चे बिना बैग लिए स्कूल पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आज स्कूलों में गैर अकादमिक किताबें पढ़ाने का निर्देश दिया गया था। 3 दिन की मंदी के बाद शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 27,000 से ऊपर बंद हुआ। बीते 3 दिन में सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट आई थी। निफ्टी भी करीब 72 अंक चढ़कर 8,180 पर बंद हुआ। नाइजीरिया के मैदुगुरु शहर में 3 आत्मघाती हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। 3 मिनट के अंतराल में हुए इन धमाकों में कई लोग घायल भी हुए हैं। विस्फोट में तीनों आत्मघाती आतंकी भी मारे गए। पिछले महीने भी इस इलाके में 2 बार ऐसे हमले हुए थे।